तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो जो हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए, जितने भी छात्र मैट्रिक हैं दोस्तों और बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं। 15 फरवरी को आप सभी को एग्जाम्स है साइंस का, विज्ञान का दोस्तों, चाहे फर्स्ट पाली में हो या फिर सेकंड, दोनों छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में और आने वाले बोर्ड परीक्षा में एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अंत तक सभी देखना, सारे क्वेश्चन दोस्तों वायरल है, ठीक है ना। तो अंत तक सभी देखना। टोटल मैं आप लोगों को पैटर्न्स बता दूं, 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 40 का जवाब देना है, 24 आपको लघु उत्तरीय रहेंगे जिसमें से 12 का जवाब देना है, 6 आपको दीर्घ उत्तरीय रहेंगे जिसमें से आपको 3 का जवाब देना है, ठीक है। मतलब दोगुने विकल्प के साथ क्वेश्चन आएंगे, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो एक एक प्रश्न यहाँ पे देखना, एक एक चीज़ आप लोग के यहाँ पे बताने वाला हूँ पूरा डिटेल्स में। तो यहाँ पे अंत तक सभी देखना। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सारे प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके से हम लोग नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। मैट्रिक वालों के लिए जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं 15 फरवरी को विज्ञान का, चाहे आप पहली पाली में हो या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि हीलियम जो है किस तरह का तत्व है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। देखिए हीलियम जो है एक अक्रिय या फिर क्रियाशील, सक्रिय या फिर उदासीन। देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे। हीलियम जो है कैसा तत्व है। हीलियम का आपका परमाणु जो आपका संकेत होता है, सिंबल होता है, He होता है। ये जो है आपका अक्रिय गैस है, क्या है, जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस वो भी बोलते हैं, इनर्ट गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारे क्रिप्टन जितने भी है गैस, ये सारे आपका अक्रिय गैस का उदाहरण है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक का यहाँ पे ए। इस तरीके के आप लोग को क्वेश्चन जो है एक ना एक जरूर पूछे जाएंगे। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। कहा गया कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात जो होता है वो कितना होता है। देखिए जल में हाइड्रोजन, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो देखो हाइड्रोजन का कितना अनुपात, परमाणु 2, और ऑक्सीजन का कितना आता है, यहाँ पे नहीं है तो कुछ तो 1 होगा, तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, 2:1 में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इसी में उल्टा पूछ दिया जाए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:2 हो जाएगा। थर्ड नंबर प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। देखिए एक पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें आवर्त और वर्ग होते हैं। तो वर्गों की संख्या अगर पूछा जाए, वर्गों की संख्या, तो वो होता है टोटल आपका 18, ठीक है। और आवर्त अगर पूछा जाए, पीरियडों की संख्या, तो वो होता है केवल और केवल 7। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो टोटल 7 है। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि सिलिका जो है क्या है। सिलिका धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, सिलिका जो है ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। देखिए सिलिका जो है एक तरह का आपका मेटेलोइड है, उपधातु है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सिलिकॉन जो होता है, सिलिका होता है, ये आपका उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कहा गया है फिफ्थ नंबर में कि OH जो है ये किस तरह का क्रियाशील मूलक है, फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है। देखिए OH जो है दोस्तों ये आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 का सी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया यहाँ पे कि प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना होता है वो किस तरीके से बना रहता है। देखिए नेचर में जो है ऑक्सीजन का जो संतुलन होता है वो संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रकृति में जो ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है ना, वो क्रिया कहलाता है आपका प्रकाश का संश्लेषण, मतलब फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है किसमें, प्रकृति में। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं। कहा गया कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP जो होता है उसके टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए ये आप लोगों को NCERT में भी क्वेश्चन है और ये कई बार आप लोगों को पूछा जा चुका है। पौधों में जो श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है दोस्तों आपका 30.5, ठीक है, किलो जूल पर मोल होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है यही आपका करेक्ट है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। कहा गया कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। देखिए चैम्बर पूछा गया है मानव हार्ट में। तो मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या जो होती है वो टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ चैम्बर होते हैं। अगला है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है लगभग कितना होता है। देखिए 120 mmHg होता है। कितना होता है, 120 mmHg। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का ए। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। कहा गया यहाँ पे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भागों में होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है।
पूछा गया है कि पौधों में जो वाष्पोर्जन की क्रिया जो होती है वो किस भाग में होती है, जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। देखिए वाष्पोर्जन की जो क्रिया होती है वो होती है पत्ते में, कथी में, पत्ता में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, न कि तना में। अगला है 11 नंबर, कहा गया है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। देखिए 11 का सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो कृत्रिम वृक्क जो है नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन विधि के द्वारा अलग कर देता है। चलिए अगला देख लेते हैं। कहा गया कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। देखिए हाइड्रा में जो प्रजनन की जो विधि होती है वो होता है आपका मुकुलन के विधि से। किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। कहा गया किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है। देखिए किसी माध्यम के जो अपवर्तनांक होते हैं म्यू का मान वो आप लोगों से पूछा गया है। तो ये होता है आपका साइन आई अपॉन क्या होता है बताओ, साइन आर के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी में है यही, जिसको हम लोग स्नेल्स का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अगला है 14 नंबर की दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो उपयुक्त दर्पण होती है उसका नाम है अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण, ठीक है। और उत्तल दर्पण जो होता है वो गाड़ी के जो पीछे के दृश्य होता है ना, मतलब गाड़ी के जो आईना जो होता है पीछे के दृश्य देखने के लिए, ठीक है, पीछे दृश्य देखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। देखिए दोस्तों स्पेक्ट्रम जो सबसे अधिक रंग के का झुकाव होता है उसका उस रंग का नाम है आपका लाल, हरा, पीला या फिर बैंगनी, ठीक है ना। तो उसका नाम है आपका बैंगनी, सबसे ज़्यादा झुकाव होता है, ठीक है ना। मान लो कि ये आपका स्पेक्ट्रम यहाँ से जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो सबसे नीचा में होता है आपका वी और ऊपर में होता है रेड, ठीक है, बैंगनी और लाल। सबसे कम झुकाव होता है लाल का, सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। और ये किस रंग की सबसे अधिक, और इसका हो जाएगा सबसे कम झुकाव। चलिए अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। देखिए विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऊष्मीय प्रभाव पर। किस प्रभाव पर, तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला है 17 नंबर कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो कितना होता है। देखिए कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है और R जो है यहाँ पे रेसिस्टेंस है, मतलब ये प्रतिरोध है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग R का जो वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा V/I हो जाएगा। देख लेते हैं V/I किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C में है, यही करेक्ट हो जाएगी। तो 17 का क्या हो जाएगा आपका C राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 देख लेते हैं। कहा गया है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए डायनेमो से जो धारा प्राप्त होती है डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं है ना। देखिए ये होता है बिजली के द्वारा, ठीक है ना, जो आप लोग के घर में बिजली आती है उसमें ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। लेकिन डायनेमो जो होता है उससे डिस्ट धारा और यहाँ पे दोनों धाराएं, ठीक है, डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों हम लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे C। लेकिन बिजली से जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट होते हैं। लेकिन डायनेमो से जैसे जनित्र हो गया, इससे हम लोग दोनों तरह के धाराएं प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, साफ जल, गंदा, खारा या फिर मृदु। देखिए डेंगू जो होता है वो गंदा जल में पनपता है डेंगू मच्छर। ऑप्शन नंबर B। अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। देखिए बायोगैस यहाँ पे बोला गया है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत है वो नहीं है। तो ये लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है ये आपका बायोगैस का ईंधन नहीं है, ठीक है, स्रोत। तो 20 का क्या हो जाएगा यहाँ पे C सही उत्तर हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आप सभी के लिए वो सारे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ ये जो है ना, देखो ये डेंगू उत्पन्न करने वाला ये गंदा जल में नहीं दोस्तों, ये साफ जल में ही पनप जाता है, ठीक है। गंदा जल में तो काफ़ी सारे मच्छर फैलते ही हैं, लेकिन डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वो साफ जल में पनपता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 का A, इसको करेक्ट कर लेना सारे। 19 का क्या हो जाएगा A हो जाएगा, न कि गंदा जल, ठीक है, साफ जल में पनपता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस किए हैं 20, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से कम 5 से 7 क्वेश्चन आप सभी को
सीधे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले पार्ट में लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए।